साथियों, जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। देश की उन सभी क्रांतिकारी महिलाओं को नमन जिन्होंने हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ी। आज की जो चर्चा की श्रृंखला है, मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आपके बीच में दोबारा उपस्थित हुई हूँ। वो चर्चा की श्रृंखला ये है कि भारतीय संविधान में महिलाओं का क्या क्या अधिकार है, क्योंकि जब भारतीय संविधान में महिलाओं को जो अधिकार है और वो महिलाओं तक नहीं पहुंचा है, तो इससे संविधान और महिलाओं के बीच में एक लैकुना है। वो जो लैकुना है वो हम खत्म करना चाहते हैं। आज की चर्चा इस पे होने वाली है। आइए चर्चा की इस जो है कड़ी में हम आपके बीच में बहुत सारे अधिकारों की चर्चा करते हैं। ये जो है भारतीय संविधान में महिलाओं के जो अधिकार दिए हैं, तो सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को देखते हैं। आर्टिकल 14 कह रहा है महिलाओं के लिए कानून में समक्ष समानता, यानी महिलाओं को कानून के तरीके से अगर हम देखें तो वो समान है। लोग को ऐसा लगता है कि हमारी जो फीमेल है, मेल है, तो दोनों को अलग अलग निर्णय मिलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया। अगर आप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां भी आप न्याय लेना चाहती हैं, जो अधिकार न्याय के आधार पर पुरुषों को है वही अधिकार महिलाओं को भी है। तो ये आपका आर्टिकल 14 कह रहा है कि न्याय के समक्ष समानता का अवसर। उसके बाद है राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये आपका अनुच्छेद 15(1) है, यानी 15(1) ऐसा कह रहा है। इसमें एक हाईलाइट शब्द है, वो है लिंग, यानी इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अभी इसका एक आंकड़ा भी हमने निकाल रखा है, जो वर्ल्ड फोरम की रिपोर्ट है उससे अकॉर्डिंग हमने वो निकाल के रखा है। अभी वो आंकड़ा आपके सामने आएगा तो आपको बहुत आश्चर्यजनक लगेगा कि ये आखिर इस आधार पर भी अभी भी भेद हो रहा है, और इस आधार पे हम इस देश में कौन सी परिस्थिति में जाने वाले हैं। तो आपका जो है अनुच्छेद 15 कह रहा है, और इसी 15 के नीचे है, यानी 15 में बहुत सारी कैटेगरियां डिवाइड हुई है। तो 15(3) ये कह रहा है राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करेगा। ये राज्य का काम है कि महिलाओं और बच्चों को, अच्छा महिला और बच्चों को क्यों लिया गया? कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसमें क्या होता है, महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार होता है और बच्चे उसमें बहुत प्रताड़ित किए जाते हैं, यानी महिला और बच्चे उसमें जो है वो प्रताड़ित किए जाते हैं। तो महिला और बच्चों का जो विशेष प्रावधान है वो कहाँ है? 15(3) में। वो राज्य करेगा, राज्य की जिम्मेदारी है। अब आगे है राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। ये आपका अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 है कि जो आपकी सरकारी नौकरियां हैं, जो आपके गवर्नमेंट की गवर्न करती है, उसमें जो मेल और फीमेल हैं उनको समान अवसर मिला जाएगा। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, और अगर वहां पे 100 सीट है तो 100 में क्या है, अगर 50 पुरुषों के तो 50 महिलाओं की भी होनी चाहिए। ऐसा ये आपका आर्टिकल 16 है। आगे चलते हैं। आगे आपको जो दिख रहा है वो है राज्य अपनी नीति को पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा निर्देशित करेगा। ये आपका 39(a) है, यानी राज्य काम करेगा कि महिला और पुरुष के लिए एक समान आजीविका का जो संसाधन है वो इसके तहत सुनिश्चित करेगा और इसकी दिशा में लगातार प्रयत्न करता रहेगा। आगे फिर आपका है पुरुष और महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39(d). ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। समान काम समान वेतन, यानी समान काम के लिए समान वेतन। हमारे लोग क्या करते हैं, एक बहुत भ्रम है वो समाज में, क्योंकि मेरा जो सामाजिक फील्ड रहा उसमें मैंने जब दौरा किया और दौरा करने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आया तो लोग भ्रमित रहते हैं। ये जो समान काम है तो समान काम को लोग समान समय समझ लेते हैं। उनको लगता है अगर कलेक्टर साहब, डीएम साहब सुबह 10 बजे ऑफिस आते हैं और 4 बजे जाते हैं, उनकी सैलरी इतनी है तो हम भी जाते हैं मजदूरी करने, हमारी भी सैलरी होनी चाहिए, हम भी तो उतना काम कर रहे हैं। अरे साथियों, ध्यान दीजिए, समान काम समान वेतन है, ये उनके पद का काम है। वो जो काम कर रहे हैं आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप समान समय की बात कर रहे हैं कि हम समान समय में समान वेतन चाहते हैं। यहाँ समान काम समान वेतन की बात है, समान काम समान वेतन की बात हो रही है, समान समय समान वेतन की बात नहीं हो रही है। तो इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है। ये आपका जो है 39(d) कह रहा है। आगे फिर है राज्य काम की उचित और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। ये आपका आर्टिकल 42 है। आर्टिकल 42 प्रसूति जो आपका अधिकार है, आपने हिंदू कोड बिल को पढ़ा होगा, और हिंदू कोड बिल एक बहुत जो है ज्यादा बड़ा मुद्दा है, उस पर चर्चा करने का मतलब 1 घंटा निकल जाना। तो मैं आपको केवल एक हिंट दे रही हूँ कि जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल और ओबीसी के मुद्दे को लेकर के जब 1951 में इस बिल को प्रस्ताव में नहीं लाया गया, जिस भारतीय संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ है,
जिस भारतीय संविधान में आर्थिक जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके से 3 तरीके से न्याय दिए गए हैं, उस सामाजिक न्याय और जो है सामाजिक जो है इस देश में अन्याय अत्याचार मिटाने के लिए जो काम हुआ, तो बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में जो इस्तीफा दिए थे हिंदू कोड बिल और ओबीसी के मुद्दे को लेके, उसमें ये प्रसूति सहायता भी एक पॉइंट था। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे काम किए, हमारे महापुरुषों ने जो काम किया, हमारी महानायकों ने जो काम किया, वो दस्तावेज संविधान है। अगर इसको हम समाज के बीच में लेके नहीं जाएंगे और महिलाएं इस अधिकार को नहीं जान पाएंगी, तो हम अपने इस देश में न्यायपूर्ण तरीके से ना जो है सरकार चल पाएगी, ना समाज चल पाएगा, ना ही हमें न्याय मिल पाएगा, ना हम सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सकते। और ये प्रसूति सहायता ऐसी है, जो हमारी महिला सरकारी कर्मचारी होती है, वो नौकरियों में जाती है। जब नौकरियों में जाती है तो वो शादीशुदा होती है और जब गर्भावस्था में आती है तो उसको 6 महीने की छुट्टी मिलती है, उसका वेतन नहीं करता है, विधवा वेतन उसको 6 महीने की सीसीएल लीव मिलती है, चाइल्ड केयर लीव मिलती है, वो इस आर्टिकल 42 के तहत है। चलिए आगे आते हैं। आगे यह भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव, सदा और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, यह आपका अनुच्छेद 51A है। यह आपका मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है। यह हमारा मूल दायित्व है। ये जो आपका 42वां संशोधन था 1976, उसमें ये जोड़ा गया। अब वो रिपोर्ट सरदार सरोवर सिंह समिति जो रिपोर्ट थी उसमें ये प्रस्तुत हुई थी। हालांकि उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मैं इस पे इसलिए चर्चा करी क्योंकि ये महिलाओं के संबंध में और ये हमारा मूल दायित्व है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे आपने जो है प्रथाएं देखी होंगी। इन्होंने कहा अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना होगा। माहवारी के नाम पे हमारी महिलाओं को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आस्था के नाम पे दासी बनाई जाती है। महिलाओं का विवाह किसी पौधे से, किसी पेड़ से या किसी जानवर से करा दिया जाता है। ये जो है ये आपका अपमानजनक प्रथा है। इससे महिला कुंठित होती है और महिला अपने दिल पर पत्थर रख के उस जो है कुंठित प्रथा को भुक्तभोगी हो जाती है। इस बात को हमें समझना होगा और जानना होगा कि आपका जो मूल कर्तव्य है उसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। तो आपको उसे त्याग करने, हमारे घर में भी बेटियां होती हैं, हो सकता है उनके साथ भी अन्य अत्याचार हो रहा, हमें नहीं पता चल रहा हो, तो उसका भी आकलन करके हमें इस अधिकार के बारे में जानना होगा और जान करके इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों से, यानी जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनसे ये मांग करने, क्योंकि भारतीय संविधान ने तो अधिकार दे दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अमल करने वालों की नीति के अनुसार संविधान अच्छा या बुरा साबित होता है। आपको ये बात जाननी होगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी 51(1)E के तहत जो आपको गरिमा बनाने और जो है कुरीतियों को मिटाने का अधिकार दिया गया था, उसके लिए दिया नहीं बल्कि अधिनियम बनाए गए कि हम कैसे उसको खत्म करेंगे। क्योंकि आपको ये भी जानकारी होगी, संसद को ये अधिकार है कि आपका जो राइट्स है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो कानून विधि बनाती है। तो विधि भी बनाई गई। और विधि कब बनी? भारतीय संविधान तो 1950 में लागू हुआ। 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, उसके बाद की विधियां ये बनाई गई कि ताकि हमारे लोग विधि को जान पाए, उसके आधार पर न्याय ले पाए। वो क्या? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। पहले दहेज के नाम पर शादियां होती थी और यहाँ तक कि दहेज इतना ज्यादा मांगा जाता है। आज भी क्या है, उस बेटी का बाप अपनी जमीन, अपना घर गिरवी रख देता है दहेज देने के लिए, और दहेज के नाम पे हमारी बेटियां जिंदा जलाई जाती है। दहेज के नाम पे बेटी आत्महत्या कर लेती है। दहेज के नाम पे अगर बेटी के साथ अन्याय अत्याचार भी हो रहा है तो दहेज के नाम पे कर दिया जाता है। तो आपको ये बात जाननी होगी कि वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है जो आपको कानूनी तरीके से न्याय दिला सकता है। आगे है समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। समान परिश्रमिक अधिनियम महिलाओं के लिए कि समान परिश्रमिक कैसे, कि अगर पुरुष भी परिश्रम कर रहा है और महिला भी परिश्रम कर रही है, दोनों को समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उनको जो है 250 रुपए मिल रहे हैं तो इनको जो है फीमेल को आप 200 रुपए, नहीं। अगर 250 पुरुष को दे रहे हैं 250 रुपए, तो वो 250 रुपए पाने का अधिकार महिला का है, क्योंकि परिश्रमिक दोनों का एक समान होता है। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व 1986 में आया। अश्लीलता किस तरीके से हमारे समाज में फैलाई जाती है महिलाओं को लेकर के, वो अधिनियम ऐसी तरीके से आपको समझाना चाहेंगे कि महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व का जो नियम 1986 का है, लोगों ने
एक तरीके से इसका मिसयूज बड़े पैमाने पे किया है। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि समाज में हर जगह बोलने से इतनी ज्यादा हो रही है कि उसके आधार पे हमारी महिलाओं को लोग पित्त सत्ता व्यवस्था से जो लोग पीड़ित हैं, यानी पित्त सत्ता व्यवस्था जिनके विचार इनके दिमाग में आके घुसा हुआ है, उनको निकालने के कि अगर आपने ऐसा किया तो ये अधिनियम बना है और आपको इसके तहत जेल भी जाना पड़ सकता है। आगे सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं निम्नावली 1987। सती प्रथा, पहले क्या होता था, केवल पत्नी सती होती थी, पति कभी सता नहीं होता था। ये जो कानून है ये महिलाओं को मैं इसलिए समझा रही हूँ, और खासकर पुरुष भाइयों से भी, और देश के इस अग्रज जो लोग अगुवा हैं इस समाज के, उनको भी ये जानने की जरूरत है कि केवल महिलाएं सती होती थी। सती के नाम पे महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था। आप जरा सोचिए, जिंदा जलाया जाता था। आज अगर किसी बेटी को जिंदा जलाइए तो हम जाकर के सड़क पे आंदोलन कर देते हैं। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो भी संविधान की बदौलत है। तो जो सती प्रथा है कि हमारी महिलाओं को सती होना पड़ता था, उनकी ना चाहते हुए भी, यानी अगर उनकी पहले तो शादी कम उम्र में होती थी, कम उम्र में शादी होने की वजह क्या थी, और जो शादी वो बड़े किसी उनकी उम्र से बड़ा लड़का होता था, 10 साल बड़ा होता था, तो जाहिर सी बात है उम्र का गैप है तो उनकी जो मृत्यु पहले आएगी, ऐसा नहीं है। मृत्यु महिला की पहले आ सकती है, लेकिन अगर महिला की पहले आ गई तो पति सता नहीं होगा, कल पत्नी सती होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, अब पत्नी को सती होने की जरूरत नहीं है। ये प्रथा लाई, और प्रथा के आधार पर पत्नी दूसरी शादी करके अपनी आगे की जिंदगी जी सकती है। तो क्या है, सती प्रथा निवारण अधिनियम एवं निम्नावली 1987। आगे है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। ये क्या है, इस समय जो आयोग है, ये आयोग इसीलिए बनाया गया ताकि महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो, इनके बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे फोन नंबर है जो हमने खंगाल रखे हैं। आगे की श्रृंखला में फिर आपसे चर्चा होगी, उस पे आप अपने शिकायत को दर्ज कर सकती हैं, यहाँ तक कि उनको मेल भेज सकती हैं, उनको फोन कॉल कर सकती हैं। इनको मदद करने के लिए ही बनाया गया कि ये आपकी मदद करें और आपके अधिकार क्या क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, ये आपको बताएं। तो आप इनका उपयोग करना पड़ेगा। अगर हमें हमारे राइट्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो हम किसी से मांग तो सकते नहीं। मांगने का मतलब ये है कि अगर देना होता तो संविधान लागू करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिद्दोजहद नहीं करने पड़ते, पार्लियामेंट में पहले उनको सबसे बहस ना करना पड़ता, यहाँ तक कि उनको अपने जो है बीवी बच्चे नहीं खोने पड़ते। आपने सुना होगा माता रमाई के बहुत सारे पुत्र, बहुत सारी पुत्रियां जो है उनकी डेथ हो गई, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन की वो बहुत बड़ी जो है कुर्बानी दी है और हमारे समाज को न्याय देने के लिए। तो आपको ये बात समझना होगा कि आपके लिए ये कानून बनाया गया है, और हर जो है पुरुष को अपने घर की महिलाओं को ये सारे कानून बताने चाहिए। इसी आधार पर उनके साथ कहीं पर भी अन्य अत्याचार नहीं होगा। आगे है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। साथियों, किसी भी घर में अगर देखा जाए तो महिला ज्यादातर घर में पीड़ित होती है, वो चाहे शादी करके ससुराल जाए या फिर अपने मायके रहे, घर परिवार पड़ोस जैसा भी हो उसमें हिंसा होता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई भी हिंसात्मक घटना होती है तो आपको ये अधिकार है, और ये अधिनियम बनाया गया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। आप इसके हालांकि ये अधिनियम लोगों ने बाद में बनाया, पहले बनाना चाहिए था। ये क्यों बना, आप सोचोगे बाद में क्यों बना? अरे जब संविधान आया तो पढ़ने का अधिकार मिला, जब पढ़ने का कुछ महिलाओं को अधिकार मिला तो पढ़ने के बाद हमें अपना अधिकार जानने को मिला। जब अधिकार जानने को मिला, मैंने कहा ये सारा का अधिनियम कब बनाया? संविधान लागू होने से बाद, जब लोगों को वहां रिप्रेजेंटेटिव बन के जाने का मौका मिला तो कुछ लोगों ने, कुछ सच्चे लोगों ने अपनी बात आवाज उठाई और तब जाकर के ये अधिनियम हमारे बीच में आया। अब घरेलू हिंसा से आप पीड़ित ना रहिए, बल्कि आप इस अधिनियम का प्रयोग करके खुद को न्यायपूर्ण तरीके से इस मान सम्मान की जिंदगी आप जी सकती हैं। आगे है महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। अब ये देखिए, बहुत सारी महिलाएं सरकारी कर्मचारी है और इससे पीड़ित होकर के अपनी नौकरी छोड़ देती है। यानी अगर वो महिला शिक्षित होने के बाद भी अपनी अर्थ को नहीं डेवलप कर पा रही है, वहां उसका शोषण किया जा रहा है, तो जिन लोगों ने उनका शोषण किया है उनके खिलाफ इस अधिनियम के तहत वो कार्रवाई कर सकती है। कार्यस्थल मतलब जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको मान सम्मान मिलना चाहिए। भारत की आधी आबादी है, आपका प्रतिनिधित्व बनता है, हर फील्ड में मिलता है। तो महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का अधिनियम जो 2013 में आया है, आपने देखा होगा पहले कहाँ हमारी महिलाएं सरकारी कर्मचारी होती थी, लेकिन संविधान लागू हुआ, संविधान में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया तो महिलाएं सरकारी कर्मचारी बन रही है। अभी हमने आर्टिकल 16 में भी आपको बताया कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें महिला पुरुष को बराबर का अधिकार है। तो अगर बराबर का अधिकार मिल रहा है, जब ये कानून आप जानेंगे तो आपके साथ इस तरीके से असमानता नहीं होगी।
आगे बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि पहले शादी जो है बच्चियों की पालने में फिक्स हो जाती थी कि बच्ची जैसे पैदा हुई पालने में है तो शादी उसकी जो है फिक्स हो गई। और जब महिला की हमारी बच्ची की शादी वो तय हो गई, मुझे यहाँ तक याद है कि मेरी जो दादी है, मेरी जो माँ है, उनको अपना एग्जैक्ट ब्याह का दिन नहीं याद है। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को डेट्स भी नहीं आती और वो बचपन में फिक्स होती थी, तो पता नहीं होता था, जानकारी नहीं होती थी। तो वो अधिनियम आया क्या? बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006। हालांकि ये अधिनियम बाद में आए, लेकिन कब आए आपको मैंने पहले बताया कि संविधान लागू होने के बाद जब हमारे लोग जागरूक हुए, आवाज उठाई, तब ये अधिनियम बनाए गए। आगे है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। अब देखिए, अभी आप कहेंगे यहाँ बाल लिखा हुआ है, क्या है? बाल अधिकार। तो बाल जो होते हैं वो जो है 6 से 14 साल की उम्र में, वहां लड़के लड़कियां दोनों हैं। बाल मतलब फिर बालक नहीं होता, केवल लड़के नहीं होता, बाल का मतलब लड़कियां भी होता है, जो उनकी किशोरावस्था है। उस अवस्था में हमारी जो बच्चियां हैं उनका अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है कि उनके अधिकार क्या उनको बताया जाए। यहाँ तक कि हम लोग बहुत सारा सर्वे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज देखने को मिल रही है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें देखने को मिल रही है कि महिलाओं को जो है अधिकार मिलने चाहिए, यानी हर बच्चे का उसका जन्म सिद्ध जो अधिकार है उसको क्या क्या मिलना है, उसको रहना, खाना, कपड़ा, शिक्षा, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो ये इस अधिनियम के तहत उनको संरक्षण दिया जा सकता है। आगे है बच्चों का लैंगिक, ये थोड़ा सा कटा हुआ है लेकिन मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे है बच्चों का लैंगिक अपराध अधिनियम 2012। आपने देखा होगा, यहाँ तक सुना होगा, हम भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पर्टिकुलर पढ़ करके ये चीज देख रहे हैं। 6 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, 12 साल की बेटी के साथ हो रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के नाम पे उन माँ बाप का मुंह दबाया जाता है कि अगर आप बोलेंगे तो आपका अपमान होगा, आपका कुछ मान सम्मान नहीं रहेगा, आपकी बदनामी होगी। उनकी बदनामी नहीं हो रही है जिन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ इस तरीके का घिनौना अपराध किया है। तो आप सभी माँ और जो है पिताजी को सबको यह जानना होगा कि आपके बच्चों की जो है ये जो लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 में आया हुआ है, और आप इसका जो है उपयोग करके अपने आप को बदनाम से होने से मत डरिए। क्योंकि अगर आप इस तरह से मुंह बंद रखेंगे तो हजारों पीढ़ियां हमारी इस तरीके से मुंह बंद रखेंगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक घटना मुझे याद आती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ करके आए, तो पढ़ के आने के बाद जब विदेश यहाँ पढ़ के, तो सबसे पहले समाज के बीच में गए। समाज के बीच में जाकर उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को जो है, जो आपके बच्चों के कपड़े हैं वो भले ही फटे हैं लेकिन गंदे ना, उसको साफ करके पहनाइए। लोगों ने कहा बहुत सही आप बात कह रहे हैं, ऐसा हम करेंगे। फिर उन्होंने ये बात बोला कि अपने बच्चों को आप स्कूल भेजिए। लोग कहे हाँ आप बात सही करें, स्कूल भेजेंगे। तो ये जो उन्होंने कहा था उसके लिए अधिनियम बन गया। जो वो सोचते थे वो संविधान में दिया, और संविधान देने के बाद अधिनियम बन गया कि बच्चों के साथ जो असमानता फैली जा रही है उसका जो अधिकार है वो हमारे बच्चों के बीच में कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, उनकी जो असमानताएं हो रही हैं उस चीज को हमें जानना और समझना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या था, महिलाओं का तो प्रतिनिधित्व बिल्कुल जीरो था। महिलाओं को लोग मशीन मानते थे, यहाँ तक कि उनका जन्म पापियों नहीं माना जाता था। इस तरीके से भी व्याख्यान है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में आपको मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे इतिहासों में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, हमको मिलते हैं, इसलिए हम आप चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों का लैंगिक अपराध अधिनियम 2012 में आया है, इस तरीके से आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे महिलाओं का पंचायती चुनाव में आरक्षण अनुच्छेद 243D। ये बहुत जो है जानने का मुद्दा है कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि भारतीय संविधान में 3 तरीके के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 न्याय हैं। और सामाजिक न्याय को बनाने के लिए सबसे पहले संविधान को पढ़ना जरूरी है, तब तो आप सामाजिक न्याय स्थापित कर पाएंगे। और जब संविधान को आप पढ़ेंगे तब आप जाकर के अर्थ की तरफ भागेंगे, और जब अर्थ को आप समझ पाएंगे तब जाकर के आप राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं, यानी राजनीति में आ सकते हैं। तो महिलाओं का पंचायती चुनाव में आरक्षण अनुच्छेद 243D जो दिया है, वो पंचायती चुनाव क्या है, ऐसा क्यों पंचायती चुनाव अच्छा दिया गया? क्योंकि आज भी महिला जब प्रधान चुनी जाती है, अगर महिला सीट है, महिला चुनाव जीती है, तो महिला प्रधान नहीं पति प्रधान होता है। मेरा आज बोलने का ये टॉपिक नहीं है मैं पुरुष विरोधी हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो हमारा अधिकार है 50% का, उसका मैं समर्थन करती हूँ। अगर महिला को आपने ये चुनाव जिताया है तो वो महिला को ये अधिकार है कि वो महिला जा करके अपनी बात को जिला में रखे। पंचायत आपने जिताया है,
और अगर महिला वो पंचायत जीत के गई है तो पुरुष बिल्कुल, हाँ, आप सहयोग कीजिए, उनको साथ लेके जाइए, उनको बोलना सिखाइए। उन क्यों, अरे भाई, आपको पता होगा हर बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, तो आपको ये सारा अधिकार जो दिया, एक माँ ने दिया है, तो आपकी ये दायित्व तो है कि आप इसका प्रयोग करें। जो महिलाओं को पंचायती चुनाव में हम भेजते हैं, वो पहले प्रधान चुनते हैं, फिर उसके बाद जाकर के जिले में आती है, विधायक सांसद के पद पे जाती है, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति तक जाती है, यानी बॉटम टू टॉप तक यहाँ से पहुंचते हैं। ये केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है कि महिला खुद की अभिव्यक्ति कैसे प्रस्तुत करेगी, खुद को कैसे साबित करेगी कि हम भी इस देश में आधी आबादी है। तो ये इनकी कोई गलती नहीं है कि हम लोगों ने नहीं बताया, हमारी गलती है कि हमने संविधान को पढ़ा ही नहीं। अगर संविधान को पढ़ा होता, ये सारे के बारे में हम जो लोग इस समय महिलाओं के नाम पे जिला पंचायत चुनाव जीत करके आ रहे हैं और खुद को स्थापित कर रहे हैं, उनको आप दंड देने के भागी हो सकते कि आप नहीं रख सकते। आपने प्रतिनिधि महिलाओं के नाम पे चुना गया है, तो जिन महिला को हमने चुना है, हम उनसे ये कहते हैं, क्यों? लोकतंत्र का मुद्दा है। भारत की आधी आबादी महिलाओं की, आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह अधिकार दिया है, यह अनुच्छेद लिखा है। तो ये लोकतंत्र में क्या है कि दोनों की संख्या है, महिला पुरुष की, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी। आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये महिलाओं का पंचायती चुनाव में आरक्षण अनुच्छेद 243 दिया गया, 243 डी है। और ये चुनाव खासकर जब महिला जीतती है तो उसे वोट के अधिकार भी समझ में आते हैं कि हमें किसको वोट देना चाहिए। तो साथियों, ये इतना करने के बाद जब हमने देखा, ये तो आपके भारतीय संविधान में अधिकार दिए गए, लेकिन जब हमने पूरा सर्वे किया और सर्वे करने के बाद एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो सामने आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारे भारत देश में जो उनका जेंडर गैप का है, वो क्या 127वें स्थान पे, किसमें? विश्व के 146वें स्थान में से। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा भारत की जो रैंक है 27 है, किसमें? 146 देशों में से। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 की रिपोर्ट। ये जब मुद्दा सामने आया ना, तो बहुत भयानक चीज निकल के, बहुत आश्चर्यचकित होने वाली बात। मैंने अभी आपको पीछे कहा था ना, लिंग के आधार पे 15(1) में दिया है कि लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जेंडर गैप, ये किसी की गलती नहीं है, बल्कि इस देश में पित्त सत्तात्मक सोच की गलती है। पित्त सत्तात्मक व्यवस्था जो है उसकी गलती है, ये जो रिपोर्ट आई है। क्योंकि इसकी रिपोर्ट, ये देखिए कितना भयानक है। जिस देश के लोग कहते हैं हम भारत को टॉप पे लेके आएंगे, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, पॉलिटिकल होता है या कंपनी का होता है, उसमें एक मुद्दा तो महिलाओं का रहता है। यहाँ तक कि लोग जब आगे बढ़ते जाते हैं तो महिलाओं के मुद्दे को लेके आते हैं, युवाओं के मुद्दों को लेके आते हैं। क्या देश, इस देश में भारत की आधी आबादी को किसी एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया में रख रहा है? नहीं, वो कहाँ रख रहा है? केवल एक चार दीवारी के अंदर बंद करके रख रहा है, और चार दीवारी को उसने अनुशासन नाम दिया है, उन कुरीतियों को अनुशासन नाम दिया है। आपने जिन बच्चों को पैदा किया है, उन बच्चों को, अधिकार को बचाने की जिम्मेदारी हमारे समाज की है, और उस समाज को समझना होगा कि ग्लोबल जेंडर गैप 2023 यानी जो रिपोर्ट है, ये कैसी रिपोर्ट है? जेंडर गैप, पुरुष और महिला में असमानता। इसका मतलब यही है कि पुरुष और महिला में असमानता कैसे असमानता है, लोग कैसे काम नहीं कर सकते हैं। तो असमानता ये है कि हम सामाजिक स्तर पे बात कर रहे हैं, हम उनके मेंटल हेल्थ को लेके बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो स्ट्रक्चर दोनों का चेंज है। अभी मुझे याद है, मैंने कुछ दिन पहले ही एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में मुद्दा ये उठा कि भारत में जो भारतीय रसोई है, जो रसोई घर है, उसमें खासकर महिलाओं का ही जगह क्यों देते। एक सज्जन ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि हमने इसलिए घर की महिलाओं को लगा दिया घर का खाना बनाने में, क्योंकि पुरुष जो है बड़े बड़े होटलों में जाकर के खाना बनाते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, मैंने उनको ये भी कोट भी किया कि भाई साहब, आपने बहुत सही कहा, लेकिन आप अपने ही जो है दिए गए कमेंट पे विचार कीजिए कि जहां पे अर्थ लेने की अवस्था आती है, जहां पे कमाने की जरूरत आती है, वहां पे आप प्रतिशतात्मक सोच के लोग बैठ जाते हैं। जहां से महिला अपने आप को विल पावर के तहत इकोनॉमिक सोच पर डिपेंड हो पाती है, यानी अपने थॉट को रिप्रेजेंट कर पाती है, निर्णय लेने में सक्षम होती है, उसका डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव वे में जाता है, आपने वहां पे उसको नहीं रखा। आपने, मैं कभी कभी मैं अपने वक्तव्य में यह बात बोल जाती हूँ कि गवर्नमेंट की जो नौकरी है उसमें एक तरीके से रिटायर्ड की व्यवस्था है कि हाँ, आपके जीवन काल में आपने अपनी ऊर्जा का उपयोग किया, अब आपको अपनी ऊर्जा को जो है
यहाँ समेटना है और आप आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन महिलाओं का जो किचन है ना, वहां से कभी फुर्सत नहीं मिलती। ये मुद्दा केवल किचन का नहीं। एक जेंडर गैप कैसे होता है कि हम काम केवल महिलाओं के ऊपर क्यों थोपते हैं, जबकि दोनों की जो है जिम्मेदारी है कि दोनों मिलकर के इस काम को करें। जैसे साइकिल एक पहिए के बिना नहीं चलती है, तो ये समाज भी बिना महिलाओं पुरुष की समानता के नहीं चलता। आप अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे 1000 में जो है 912 यूएस की रिपोर्ट है। तो आपको ये बात ध्यान देना होगा कि जेंडर गैप जो है ये ना होने पाए, वो भी 127वें स्थान पे। तो साथियों, इस बात को समझना होगा। आगे चलते, आगे की रिपोर्ट भी हमने जो खोज निकली उसमें क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है। एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा जो है वक्तव्य आप लोगों के बीच में आता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा, ये उसी की रिपोर्ट है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है। शिक्षा वो शेरनी का पिएगा। शिक्षा ही नहीं है हमारे लोगों के बीच में। आप कहेंगे कैसे? मैं खुद एक एमटेक हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ। मेरा पॉलिटेक्निक भी वो आईटी से रहा, बीटेक भी मेरा कंप्यूटर साइंस से रहा, एमटेक भी कंप्यूटर साइंस से रहा। मेरी अभी रिसर्च जो पीएचडी पे हो रही है वो भी अभी आपकी जो है कंप्यूटर साइंस पे है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ, एजुकेशन का ये मुद्दा, क्योंकि स्मार्ट बना रहे हम। इस देश में एआई बड़े पैमाने पे आ रहा है। एआई ने बहुत सारी जो है चीजों को मॉडिफाई किया है, एक आधुनिक भारत में लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि हम इस देश में परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हर क्षण प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है। तो ऐसे एजुकेशन भी क्या है, स्मार्ट वर्क पे आ रहा है। और यहाँ तक कि मैं आपको बात बता दूं, मैं एकेटीयू की तरफ से एक बहुत टॉप 10 में जो कॉलेजेस आते हैं उनकी मैं एग्जामिनर भी रही। तो वहां मैंने स्मार्ट देखा कि हाँ हमारे लोग किस तरीके से उस चीज को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ये रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट है, उसमें देखिए 43.7% लड़कों के पास स्मार्टफोन है और 19.8% लड़कियों के पास स्मार्टफोन है। ये जो गैप है, इस गैप को देखने की जरूरत है। इस गैप के आधार पर हम कैसे इस देश में ये कह सकते हैं कि हम भारत के लोग इस संविधान को लेकर के चल रहे हैं। इस संविधान में जो समानता है, इक्वलिटी है, ये कैसे हम उसको प्रतिस्थापित करेंगे? यहां समानता की बात करना और समानता प्रतिस्थापित करना दोनों अलग बातें हैं। लोग समानता की बात कर रहे हैं, समानता की बात करते करते अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। उसका ये जीता जागता आपके सामने हम लोगों ने सबूत रखा है। क्या है कि 43.7 लड़कों के पास स्मार्टफोन है, 19.8 लड़कियों के पास स्मार्टफोन नहीं है। और इसमें भी सबसे भयानक चीज, जिनके पास स्मार्टफोन है ना ज्यादा, उसमें से 1/4 लड़के पढ़ना नहीं चाहते हैं। और उससे भयानक है कि 20% जो लड़कियां हैं उनके माँ बाप उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये दोनों चीजें साथ में घट रही हैं। क्या है, 1/4 लड़के पढ़ना नहीं चाहते हैं जबकि लड़कियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो एजुकेशन कितना जरूरी है। एजुकेशन पे हमें बात रखने के लिए, अगर एजुकेशन हमारे पास नहीं होगा तो न्यायपूर्ण भारत की हम निर्माण नहीं कर सकते। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है उसको हम चेंज कर देते हैं। भारतीय संविधान में जो अधिकार है उसके अनुरूप हम काम करते हैं, उसके विरोध में हम काम करते हैं। इतना ही नहीं, आगे अगर हम देखते हैं कि अगर ये हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम अधिकार नहीं जानेंगे। अधिकार नहीं जानेंगे तो पिता की संपत्ति में बालिकाओं का जो हिस्सेदारी है वो 8% से भी कम है। देश में आबादी 50% की महिलाओं की, 8% से कम उनकी क्या है, जमीन जायदाद जो उनकी हिस्सेदारी वो बहुत कम है। यानी उनके पास रहने के लिए आवाज भी नहीं है। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको संविधान पढ़ना होगा। और मेरा अनुरोध है सभी से कि आपको भारतीय संविधान पढ़ने की बहुत बड़ी जो है जरूरत है। साथियों, आगे चलते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है आप लोगों से। सबसे पहले तो आपको भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए, और भारतीय संविधान को पढ़ना ही नहीं, उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ना बहुत पढ़ करके समझ करके लोगों के बीच में उस संविधान को लेके जाना होगा। क्योंकि अगर भारतीय संविधान को हम लोगों के बीच में लेके नहीं जाएंगे तो हम किस दुनिया में जी रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। हम मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं, और जिसकी वजह से हम महिलाओं को मान सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, संपत्ति, संरक्षण, वोट का अधिकार मिला है, हमें उस संविधान को देखा नहीं सही से। अगर आंकड़ा हम रेशियो उठा के देखते हैं ना 1000 महिलाओं में से, तो उसमें से केवल
जो है 20% महिलाओं ने संविधान को देखा होगा और उसमें से करीब 5% की महिलाओं ने पढ़ा होगा, बाकी लोगों ने उस चीज को साइड में कर रखा है। तो भारतीय संविधान इतना अच्छा है जहां आपको कानून मिलता है। तो मैं आप लोगों से विदा लेने से पहले अगली श्रृंखला में जो आपसे हमारी मुलाकात होगी वो इसी चैनल पर होगी, BCNC न्यूज चैनल। हम लोगों ने बुद्धिस्ट कल्चर ये जो नेशनल न्यूज बनाया हुआ है, इस पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तो आप आगे की न्यूज लेने के लिए, आगे की श्रृंखला में हमसे बात करने के लिए, आगे श्रृंखला में हम जो आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आपको इस न्यूज को, इस जो है चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इससे हम जो है आपके बीच में लगातार जो नई चीजें आपके बीच में हम लेके आएंगे वो आप तक पहुंचती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि हम इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, माता रामाई ने जो सपना देखा था, सावित्रीबाई फुले ने जो सपना देखा था, यहाँ तक जो इस देश के महापुरुष बुद्ध ने जो सपना देखा था, हम उस सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, प्रबुद्ध भारत जो हम बनाना चाहते हैं। तो बिना आपके सहयोग के हम नहीं बना सकते हैं। तो आपके सहयोग की जरूरत है और हम कदम से कदम मिला के आपके साथ, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस लड़ाई में आपके साथ चलेंगे। तो पुनः आप अपने इस बातों का सिलसिला मैं यही खत्म करती हूँ। अगली श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।